नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार वैष्णव स्वागत करता हूं आपका मेवाड़ डिजिटल के इस नए क्लासरूम में। अब तक हमने दो टॉपिक पढ़े। पहले दिन हमने पढ़े थे शब्द, शब्द क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने दूसरे दिन पढ़े थे शब्दों का प्रकार, जिसमें पहला प्रकार पढ़ा था हमने अविकारी, और अविकारी में संज्ञा शब्द पढ़े। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जो है वो एक विकारी शब्द है, एक विकारी शब्द। हमने चर्चा की थी विकारी शब्दों की कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमने पढ़ लिया संज्ञा के रूप में। दूसरा प्रकार आज हमारे सामने है जिसका नाम है सर्वनाम। तो सर्वनाम भी क्या हो गया? एक विकारी शब्द हो गया। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं कि सर्व धन नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व जो होता है वो हमारा है उपसर्ग, क्योंकि वे शब्दांश जो आगे लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, और मूल शब्द है ये नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी, और नाम का अर्थ हमने देखा ही था संज्ञाएं, अर्थात सभी संज्ञाएं जो है उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाते हैं। इसी दौर में हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा परिभाषा तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे उनको हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे मैं अपने स्थान के नाम के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग कर सकता हूं, और इसके बहुवचन रूप हम का प्रयोग कर सकता हूं, तू का प्रयोग कर सकता हूं, तुम का प्रयोग कर सकता हूं, आप का प्रयोग कर सकता हूं, और तीसरे व्यक्ति के लिए हम वह यह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इत्यादि जो शब्द हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सीधा प्रश्न बनता है हमारे, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखो, वाक्य में संज्ञा का बार बार प्रयोग करने के कारण संज्ञा का दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
समझ गए होंगे आप कि संज्ञा जब बार बार प्रयुक्त होती है, जैसे हमने बचपन में गाय पे निबंध लिखा था, है ना, तो बार बार हमने गाय 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 शब्द का प्रयोग किया। इसके कारण क्या हो जाता है कि जो भी हम भाषण लिखते हैं या कोई भी वाक्य लिखते हैं, वाक्यांश लिखते हैं, तो हमारे कुछ न कुछ कमी लगने लगती है और संज्ञा का दोष उत्पन्न हो जाता है। उस संज्ञा के दोष से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उन संज्ञा के स्थान पर किसी अन्य शब्द का काम में लेते हैं। तो जो अन्य शब्द हम काम में लेते हैं संज्ञा के स्थान पर, वही हमारा सर्वनाम कहलाता है। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सर्वनामों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसीलिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं सर्वनामों को लेकर कि इसके बारे में हमें क्या ध्यान रखना है। पहली बात ध्यान रखनी है, अगर कोई पूछे सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनामों की संख्या 11 है, होती है। कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन सी 11 होती है? तो पहला होता है मैं, दूसरा होता है तुम, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, अपने। जो, सो, आदि। ये मूलतः है हमारे पास जो संख्या होती है सर्वनामों की, यही होती है 11। बाकी इनके शब्द रूप चलते रहते हैं, बहुत सारे चलते रहते हैं, कोई संख्या नहीं है निश्चित, है ना, बहुत सारे होते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा जाता है सर्वनामों के भेदों के बारे में। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनामों के कितने भेद होते हैं? देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूं, यहां एक शब्द लिखा हुआ है आदि, और एक लिखते हैं हम इत्यादि। दोनों में अंतर होता है। आदि का अर्थ होता है अंत, मतलब इतने ही हैं, इनसे ज्यादा नहीं है। और इत्यादि का मतलब है और भी, इससे मिलते जुलते और भी शब्द हो सकते हैं, है ना। तो इत्यादि और आदि में ये फर्क होता है। अब हम पढ़ते हैं सर्वनामों के 6 भेद। पहला भेद हमारे पास कौन सा आता है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 उपभेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। मतलब उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो बोलने वाला होता है अर्थात वक्ता, और जो सुनने वाला होता है वो कहलाता है मध्यम पुरुष, श्रोता, और ये होता है तीसरा अन्य व्यक्ति। तो ये होते हैं पहला भेद। दूसरा भेद होता है निश्चयवाचक। दूसरा भेद कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा भेद अपने होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अपने भेद होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा भेद होता है अपने संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा भेद अपने पास आता है
निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। देखो अब इन 11 सर्वनामों का प्रयोग कैसे होता है कि देखो वक्ता जो होता है इसके अंतर्गत मैं का प्रयोग होता है। एक वचन के लिए मैं का प्रयोग, बहुवचन के लिए हम का प्रयोग। मैं, मेरा, मुझे, मुझको, ये सारे मैं के रूप चलते हैं। और फिर हम क्या चलते हैं? हम, हमें, हमारा, हमको। फिर आता है मध्यम पुरुष, इसमें तू शब्द का काम में लेते हैं। तू, तुम, तुम्हारा, है ना। और एक आदर्श सूचक शब्द जिसको कहते हैं आप। देखो आपका प्रयोग इसमें भी होगा, आपका प्रयोग इसमें भी होगा। फिर अन्य पुरुष में आता है यह, वह, और बहुवचन रूप में ये, वे। ये एक वचन में काम आते हैं, ये बहुवचन में काम आते हैं। फिर आता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में ये के यही आते हैं, यह, वह, ये, वे। फिर आता है निश्चयवाचक, इसमें आता है कोई, कुछ, किसी। ध्यान रखना यहां कोई सजीव के लिए प्रयुक्त होता है और कुछ निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है। फिर आता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे, ये सारे इसमें आएंगे। संबंधवाचक में जो, सो, जिसकी, उसकी, ये आते हैं। और निजवाचक में स्वयं, अपने आप, खुद, सोता है, ये सारे के सारे होते हैं। अब क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है वो कभी कभी सीधा पूछता है, शब्द दे देता है, मैं, हम, हमें, हमारा। कौन सा सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। कोई, कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से सीधा भी पूछा जाता है, कभी कभी वाक्य में प्रयोग करके भी। जब वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तब खूब सारी परेशानी आती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो शब्द है आप, इस आप का प्रयोग यहां पर भी होता है, इस आप का प्रयोग यहां उत्तम पुरुष में भी होता है, इस आप का प्रयोग जो है यहां पर भी होता है। इस आप का प्रयोग तीन जगह पर होता है ना। तो तीनों सर्वनामों में कैसे? किसी भी आदर्श सूचक जब शब्द के किया जाता है, जैसे हम कवि परिचय लिखते हैं, है ना। तो आपका जन्म कब हुआ, आपका जन्म कैसे हुआ, तो आप शब्द होता है। जैसे कवि के लिए प्रयुक्त करते हैं हम जीवन परिचय लिखते समय, है ना। तो आप कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के स्थान पर, नाम के स्थान पर अगर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जब सुनने वाले को हम आदर्श करते हैं, आदर करते हैं, जब सुनने वाले का हम आदर करते हैं तो आदर के लिए भी कौन सा शब्द काम में आता है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। और जब व्यक्ति मौजूद नहीं रहता है, जैसे महात्मा गांधी अब नहीं रहे, आपका जन्म, तो महात्मा गांधी के लिए भी ये अन्य पुरुष में भी काम में आता है। तो तीनों में ये काम में आएगा, है ना। उसी प्रकार यह वह का प्रयोग जो है अन्य पुरुष में भी किया जाता है और निश्चयवाचक में भी किया जाता है। जब भी सजीव के साथ इनका प्रयोग होता है, सजीव के साथ इनका प्रयोग होता है, तब तो आपका क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जब निर्जीव के साथ इसका प्रयोग कर लिया जाएगा, निर्जीव के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा, तो निर्जीव में क्या आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम एक एक भेदों के बारे में देखते हैं कि कैसे। एक बार उदाहरण देख लेते हैं, अन्य उदाहरण जैसे वह, कल,
जयपुर गया। ये हमने वाक्य किया। सीधा सीधा पूछेगा यहाँ वह में कौन सा है, तो आप सबको पता है जैसे तीन व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति बी और तीसरा व्यक्ति है सी। ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये बोलने वाला है, बोलने वाला, ये इसकी बात है सुनने वाला। अब ये दोनों बातें कर रहे हैं इसके बारे में कि वह जो है वो कल जयपुर जाएगा, तो ये कौन हो गया, ये अन्य हो गया ना, तो ये अन्य पुरुषवाचक हो गया, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो पहला, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में तीनों नामों को प्रयोग में लेना होगा और इसके भेदों में एक एक नाम को, जैसे वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला, वक्ता, सुनने वाला, श्रोता तथा अन्य के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें तीनों आ जाएगा, है ना, उदाहरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पढ़ते हैं कि इस सर्वनाम के तीन उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं, तीन। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, वक्ता आएगा, क्या आएगा, वक्ता। तो वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला, वक्ता या लिखने वाला, लेखक अपने नाम के स्थान पर जिस जिन जिन शब्दों का प्रयोग करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो देखो ध्यान से रखना, बोलने वाला वक्ता भी हो सकता है और लिखने वाला लेखक भी हो सकता है। अगर वह बोल रहा है तो वक्ता कहलाएगा, अगर वह किसी चीज को लिख रहा है अपने बारे में तो वो लेखक हो जाएगा।
तो इस प्रकार से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है, जिसमें दोनों ही नाम लिखे हुए आ सकते हैं, क्योंकि बचपन से हमने एक ही चीज पढ़ी थी, है ना, कि बोलने वाला वक्ता अपने नाम के स्थान पर प्रयुक्त करता है, तो लिखने वाला लेखक भी अपने नाम के स्थान पर प्रयुक्त कर सकता है। जैसे जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मुझसे, ये एक वचन में। दूसरा, हम, हमें, हमारा, हमको, बहुवचन में। ये आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो अब हमें, जैसे ही हम दूसरी परिभाषा लिखेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, बोलने वाला वक्ता या लिखने वाला जो लेखक है, वो सुनने वाले श्रोता के लिए या पढ़ने वाले पाठक के लिए प्रयुक्त करता है। अब यहाँ पर तो ये खुद के नाम के स्थान पर कर रहा है ना, अब वो दूसरे के स्थान पर, सुनने वाले के स्थान पर प्रयुक्त करेगा, तो परिभाषा में थोड़ा सा चेंजेज होगा, ज्यादा चेंजेज नहीं होता है। तो दूसरा सर्वनाम भेद है, जिसको कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये तो मैं सिंपल बता रहा हूं, जब ये पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो जाएगा, तीनों भेद हम पढ़ लेंगे, तब हम इसके अन्य उदाहरण पढ़ेंगे, है ना, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता या पढ़ने वाले पाठक के नाम के स्थान पर प्रयुक्त करता है, तो उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये एक वचन में। तुम सब, ये बहुवचन में। ये भी सॉरी बहुवचन में आएगा, एक को छोड़ देना। और तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब क्या होगा कि बोलने वाला रहेगा और सुनने वाला भी रहेगा, और ये तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, जो इनके या तो नजदीक खड़ा होगा या दूर खड़ा होगा। तो वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता
वह सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। ये तो होता है आपके एक वचन के रूप में, और ये होता आपके बहुवचन के रूप में, है ना। यह निकट के लिए होता है, पास में स्थित होता है, उसके लिए यह का प्रयोग किया जाता है, और दूर के लिए वह का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं इनके अन्य उदाहरण किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण देखो, मैं आज जयपुर जाऊंगा। कौन सा सर्वनाम है? तो यहां पर रेखांकित करके देगा वो कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो मैं कौन से में आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा, उत्तम पुरुष, है ना। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। अब जैसे ये आया तो यहां पर अंडरलाइन देगा, क्योंकि दोनों ही सर्वनाम है। मैं भी यहां सर्वनाम है, तुझे भी यहां सर्वनाम है। तो यहां में किसी एक पे अंडरलाइन देगा या दोनों पे लेगा तो देगा क्रम से जमाइए, पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। तो यहां पर मैं तो कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा, और तुझे क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। जैसे वह आज कहाँ गया, वह आज कहाँ गया, तो वह में क्या हो जाएगा? तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो वहां पर मौजूद नहीं है, वो वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष में। कैसे कि पिताजी आप कब आए, पिताजी आप कब आए। तो यहाँ आप, आपके पिताजी सुन रहे हैं, वहां पर पास में खड़े हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे आ गया महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, आप भारत के राष्ट्रपिता हैं। यहां पर देखो सुनने वाला हमारे पास मौजूद नहीं है, महात्मा गांधी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो यहां आपका प्रयोग कहां पर होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज का हमने
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया है। कल हम इसकी आगे की डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।